तो आप सभी का स्वागत है और इस समय हम हैं इटावा में। इटावा का एक संस्थान आदर्श गुरुकुल एकेडमी आवासीय विद्यालय जो कि इटावा से मैनपुरी रोड पर स्थित है और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं संस्थान के संचालक प्रवीण सौजिया जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। सर, सबसे पहला सवाल, आपके संस्थान की शुरुआत कब हुई थी? संस्थान की शुरुआत 2007 में हुई थी जी। क्या उद्देश्य रहा था उस समय, उस दौर में जब 2007 में, आज से लगभग 20 साल पहले, 19 साल पहले आपने संस्थान की शुरुआत करी थी? उद्देश्य एक ही था कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार और बच्चों को शिक्षित बनाओ, देश के स्तंभ को मजबूत बनाओ जी। इसी उद्देश्य के साथ विद्यालय की शुरुआत की थी। अभी तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत शानदार रहा जी। लगभग 18-19 साल के विद्यालय के अपने कैरियर में बहुत सारे बच्चे विभिन्न सरकारी पदों पे ज्वाइन किए हैं विद्यालय से, जो शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं जी। और देश हित में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और सैकड़ों की संख्या में तो विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके छात्र विभिन्न सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय में गए। मतलब मैं तो कह सकता हूँ कि शायद ये संख्या हज़ारों भी होगी जी। क्लियर कट तो नहीं याद है, लेकिन लगभग 700-800 बच्चे के आसपास अभी तक 19 साल के अभी तक का जो अचीवमेंट आपका रहा वो लगभग 700-800 बच्चे विभिन्न सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, RIMC देहरादून, मिलिट्री स्कूल। इस वाले सेशन में क्या आउटपुट दिया संस्थान ने? इस सेशन में 6 बच्चों को सैनिक स्कूल की तैयारी कराई थी, जिसमें से 3 बच्चे फ्रेश लिस्ट में आए, 2 बच्चे वेटिंग लिस्ट में थे, लेकिन हालांकि वो भी बाद में फाइनल लिस्ट में चयन हो गए हैं बच्चों के। तो 6 में से 5 बच्चों ने कभी सैनिक स्कूल हनुमानगढ़ में चयन हुआ था जी। अच्छा सर, अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, तो इस बार संस्थान ने पिछली वर्ष की अपेक्षा कितनी सफलता हासिल करी है? देखिए, परीक्षाएं तो अभी डोमेस्टिक एग्ज़ाम थे तो बच्चों को बहुत ही अच्छे से तैयार कराया गया था और बच्चों ने निश्चित रूप से अच्छा किया है और बेहतर परिणाम दिया है विद्यालय में जी। अच्छा, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, तो इस बार संस्थान ने और आपने, पूरे मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड करा है कि इस बार संस्थान क्या क्या चेंजेस करने वाला है? चेंजेस तो बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ें हम लोगों ने अपनी एकेडमिक्स को ऑब्ज़र्व किया, कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार गलतियाँ छूट जाती हैं, उनको ऑब्ज़र्व किया और उनको बैठ के चर्चा की कि इस बार हमें अपनी क्या क्या चीज़ें सुधारनी है, किन पे बेहतर काम करना है, किन पे हार्ड वर्क करना है, बच्चों को किस फील्ड में हमें बच्चों पे वर्क करना है ताकि वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। अच्छा सर, NEP की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, संस्थान किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखिए, सरकार द्वारा लागू की गई एक पॉलिसी है और उसको पूरी तरह से विद्यालय फॉलो कर रहा है। उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पूरी तरह से 100% फॉलो कर रहा है। RTE जो है, RTE अपना राइट टू एजुकेशन, उसकी अपने यहाँ कितनी सीटें हैं? 25% ऑल ओवर स्ट्रेंथ की RTE के तहत जो भी बच्चे आते हैं 25% सीटें होती हैं। अब उसमें से क्योंकि अब ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये विभाग एक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से तय करता है कि किस बच्चे को कौन सा विद्यालय अलॉट किया जाएगा। तो उस माध्यम से जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं उनका 100% हम एडमिशन लेते हैं जी। अच्छा सर, इस बार देखा जाए तो प्राइवेट जो संस्थान है उनमें बुक्स को लेकर बहुत उहापोह की स्थिति है। सरकार की गाइडलाइंस, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो जिलाधिकारी ने अलग अलग आदेश पारित करे हैं, तो NCERT का ये क्या मसला है और आपका संस्थान क्या कर रहा है इसमें? देखिए, बुक्स के लिए NCERT बुक्स तो लागू होती हैं, लेकिन कई बार चूँकि अब हम लोग पढ़ाते हैं तो कई बुक्स में हमने ऐसा देखा है, NCERT की बुक्स में बच्चे को हम डीप नॉलेज तो दे रहे हैं, लेकिन उस नॉलेज के बेसिस पे एक्सरसाइजेस कम होती हैं NCERT की बुक्स में स्पेशली में। तो हम लोगों को कई बार लगता है कि कुछ वर्क बुक या प्रोजेक्ट वर्क बुक हमें लगानी चाहिए जो बच्चे के शैक्षणिक विकास में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो कुछ बुक्स एक्स्ट्रा भी हम लोग लगवाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य कोई बहुत ज़्यादा महंगा करना बैग या एक्स्ट्रा इनकम नहीं होता। बच्चे के उचित विकास के लिए वो कदम अगर हमें ज़रूरी लगता है तो हम लोग अप्लाई करते हैं। बाकी जो सरकार की गाइडलाइंस है NCERT उसको पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है उसमें।
जी। अच्छा सर, जिस परिवेश में संस्थान है, अधिकतम गरीब, किसान, मज़दूर वर्ग के आप बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, बहुत चीज़ें, बहुत चैलेंजेस आप भी फेस करते होंगे। संस्थान की तरफ से क्या उनकी सहयोग, हेल्प रहते हैं? देखिए, संस्थान क्षेत्र के हिसाब से जो संस्थान कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो ग्रीष्मकालीन टाइम होता है, लगभग 40 से 45 दिन का समय, विद्यालय उसकी पूरी तरह से फ़ीस माफ़ रखता है, उसका कभी कोई फ़ीस नहीं लेता है और एडमिशन फ़ीस नहीं ले रहा है विद्यालय। तो जो अपने स्तर से विद्यालय कर सकता है, पूरी कोशिश कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों को वो राहत प्रदान की जाए, ताकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के चलते या किसान बैकग्राउंड से होने के चलते या अन्य किसी भी बैकग्राउंड के होने के चलते से बच्चे की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। और उसके अलावा भी अगर कभी कोई गार्जियन सामने से आके अपनी समस्याएं बताता है तो उसके अकॉर्डिंग भी विचार किया जाता है और जो भी विद्यालय सहयोग प्रदान कर सकता है वो पूरा सहयोग करने की कोशिश की जाती है। सरकार लगातार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उस नारे को संस्थान कैसे साकार कर रहा है? उस नारे के लिए बेटियों का भी एडमिशन फ्री ही है हमारे यहाँ जी। और कोशिश ये की जाती है कि बेटियों को फ्रंट लाइन पे लाके हम इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, जैसे हम लोग एक एक्स्ट्रा करते हैं, मिशन शक्ति कार्यक्रम रहता है, उसके तहत बेटियों को हम काफ़ी जागरूक करते हैं। जागरूक शिक्षा के साथ साथ जागरूकता भी देते हैं, कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएँ तो बेटियाँ कैसे उस चीज़ को हैंडल करें। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी और शासन प्रशासन की मदद भी लेते हैं। कई बार हमें अगर आवश्यक लगता है तो हम पुलिस प्रशासन के सहयोग से भी कई कार्यक्रम इवेंट आयोजित करते हैं, वो लोग आके और बच्चियों को प्रेरित करते हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं। 2026-27 में संस्थान का क्या टारगेट है इस बार? विद्यालय को 1 नंबर बनाना, ऐसा रिजल्ट देना कि इस विद्यालय का बच्चा पूरे देश और प्रदेश के विकास में प्रतिबिंब की भांति प्रतिबिंबित हो। जी। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और है जो अक्सर कर सुनने को देखने को मिलता है, प्राइवेट शिक्षकों का जो मानदेय का एक वो रहता है, तो आप क्या मानते हैं? एक बार उसकी शुरुआत भी हुई थी छोटी सी, उसके बाद फिर उस चीज़ों को सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। आप क्या चाहते हैं और सरकार से क्या आग्रह है? प्राइवेट शिक्षकों के मानदेय के लिए देखिए, जो कई बार ऐसी फीलिंग्स की जाती हैं या मान्यता है लोगों में कि आजकल पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है अपेक्षाकृत एक अनपढ़ व्यक्ति की। आज एक लेबर व्यक्ति अगर मजदूरी करने जाता है तो उसकी निर्धारित पर डे की इनकम है कि 500-600 रुपये उसको चाहिए है। टीचिंग लाइन में ऐसा लोग मानते हैं, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन जो अच्छे शिक्षक हैं उनको शासन की गाइडलाइन से अधिक भी हम लोग सैलरी प्रोवाइड कराते हैं। संस्थान हर स्तर पर, मुझे नहीं लगता है ये मेरे संस्थान या किसी अन्य संस्थान की कटाक्ष करने की उस पर ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हर संस्थान चाहता है कि हमें एक बेहतर शिक्षक मिले और बेहतर शिक्षक को संस्थान, कोई भी संस्थान हो, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि इस शिक्षक से हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है। तो कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि हमारी जो निर्धारित सीमाएं, हमें उससे आगे बढ़ के भी अगर बात करनी पड़ती तो हम लोग करते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि अच्छे शिक्षक जुड़े रहें विद्यालय से और विद्यालय विकास की गति आगे बढ़े। जी। पेरेंट्स से क्या निवेदन करना चाहते हैं? विद्यालय के साथ साथ बच्चों के विकास में सहयोग प्रदान करें, सबसे पहला निवेदन। कई बार अभिभावकगण ऐसा कहते हैं, चूँकि पीटीएम वगैरह में आते हैं, कभी पेरेंट्स की भी कंप्लेन होती हैं, कभी कुछ टीचर्स की भी कंप्लेन होती हैं। जब आपस में डिस्कशन होता है तो पेरेंट्स जो एक बहुत नॉर्मल सा जवाब देते हैं कि सर हमने अपने बच्चे की कोचिंग लगा रखी है। मुझे नहीं लगता कोचिंग की ज़रूरत है।
बच्चे को पेरेंट्स की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का विकास शिक्षक और माता पिता दोनों के प्रयास से संभव होता है। इनमें से अगर एक ने भी कहीं अपने प्रयास में कमी की तो छात्र की सफलता की आशा, मुझे तो लगता है, केवल निराशा मात्र है। दोनों के प्रयास से ही बच्चे का विकास संभव है। तो विद्यालय के साथ साथ अभिभावक को भी सहयोग करना चाहिए। निर्धारित समय पे हम बुलाएं, पीटीएम 2 महीने में होती है, तो जब पीटीएम रखी जाए तो आएँ और बच्चे के बारे में अपने क्लास टीचर से, मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से उचित बातें करें। जहाँ पे बच्चे का लूप होल्स हो, दोनों शिक्षक और पेरेंट्स बैठ के उसको टाइट करने की कोशिश करें ताकि बच्चा सही दिशा में आगे बढ़ सके। क्या कहना चाहते हैं कि लोग संस्थान के साथ जुड़ें आगे? नहीं, संस्थान के साथ तो जुड़े ही लोग, क्योंकि संस्थान आर्थिक रूप से भी अभिभावकों के सहयोग में खड़ा है और शैक्षणिक रूप से तो 100% खड़ा है। मैं वो शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ कि बच्चे में एक अलग यूनिकनेस आए। बच्चा अगर कहीं खड़ा हो तो वो लगे कि आदर्श गुरुकुल का विद्यार्थी है। वो टैलेंट तो देने की कोशिश करते हैं। बहुत सी बारीक चीज़ों से हम अवगत कराते हैं जो मुझे लगता है कि कई बार वो सब चीज़ें स्कूलों में चर्चा भी नहीं होती हैं। हम वो भी चीज़ें बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, मतलब डीपली जाके एक डीपली। जी। तो आदर्श गुरुकुल आवासीय विद्यालय के प्रबंधक बात करने के लिए उपस्थित थे। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि बेटियों के लिए निःशुल्क एडमिशन है, जो कि सरकार का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको संस्थान साकार कर रहा है। संस्थान में आए आर्थिक रूप से भी जो कैपेबल नहीं है पेरेंट्स, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात कि संस्थान के हर बच्चे को यूनिक शिक्षा देने का काम कर रहा है संस्थान। डीपली, चूँकि किताबों में सारा ज्ञान नहीं होता, कहते हैं ना कि शिक्षा के साथ साथ दीक्षा की भी आवश्यकता होती है, तो संस्थान उस पर भी बहुत बेहतर काम कर रहा है। तो आइए एक बार प्रबंधक जी से मिलिए, आप संस्थान को देखिए, संस्थान को समझिए, यहाँ के बच्चों से मिलिए, उसके बाद बेहतर भविष्य के लिए आदर्श गुरुकुल आवासीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आशा उम्मीद है कि इस वर्ष की अपेक्षा आने वाले वर्ष में संस्थान और बेहतर परिणाम देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।